Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. पहली बात तो मैं सॉरी अभी से बोल दूं कि आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए कि मैं कहाँ हूँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है. Just wanted to share some news. Last week my mother, she met with an accident and unfortunately उनका जो लेफ़्ट हैंड में जो फिंगर है उसमें चोट आ गई एंड शी ब्रोकन हर फिंगर एंड दैट इज़ वाई शी वॉज़ नॉट एबल टू डू एनी चोर्स. उनका लेफ़्ट हैंड से कोई काम वो नहीं कर पा रही थी, तो उस चक्कर में मुझे उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था. आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ हर एंड मैंने बाकी सारी चीज़ें साइड में कर दिया. मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करके फिर उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी. सो दैट्स वाई थोड़ा सा डिले हो गया आज तक जो मैंने वीडियो नहीं डाला उसके चक्कर में. और अभी फ़िलहाल शी इज़ ऑन रेस्ट. हाउएवर मच बेटर नाउ. पहले से बहुत रिकवरी पे हैं, वो बहुत अच्छा है अभी उनका पहले से प्रोग्रेस. सो या दैट्स ऑल अबाउट इट एंड थॉट आई शुड शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू एंड डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन. मुझे पता है अभी आप लोग सब लोग लिखना चालू कर देंगे द स्पीडी रिकवरी एंड ऑल, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा. तो अगर इस दौरान मैं 1-2 दिन कभी मिस कर जाती हूँ वीडियो अपलोड करने में तो प्लीज़ समझ जाइए. घर पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका मैं टेक केयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ बियर विद मी एंड डोंट वरी. जैसा कि मैंने पहले आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम Q&A करेंगे, तो आज मैं Q&A ही वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए. जिन लोगों को मैंने आज की वीडियो में शामिल नहीं किया है उनके मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट के थ्रू आंसर्स दे दिए हैं. तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आई एम ब्लेस्ड का. इन्होंने ये लिखा है, नमस्ते दी, मुझे 10-12 साल से विटिलिगो है. आज तक सबने मुझसे यही कहा है कि कभी ठीक नहीं हो सकता और शायद इसी कारण से इलाज के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ. दी इस कारण से शादी भी नहीं हो पा रही है. दी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. क्या आप मुझे कोई एफर्मेशन बता सकती हैं जिसे मैं फ्री टाइम में अफर्म कर सकूं. प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा. ओके, आई एम ब्लेस्ड जी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि नेवल गोडार्ड की एक लाइन है जिस पे उन्होंने ये कहा है कि टेक योर फोकस अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम विल ऑटोमेटिकली फेड अवे. इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रॉब्लम से फोकस हटा लेंगे तो प्रॉब्लम खुद ब खुद धीरे धीरे फेड अवे होने लग जाएगी. अब जिस दिन से आपको ये गॉड फॉरबिड बट ये प्रॉब्लम जो स्किन की है ये स्टार्ट हुई, तो आपने और आपसे जुड़े हर वो पर्सन ने आपको इस चीज़ का भरपूर एहसास कराया है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा से जुड़ी हुई है. इसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइफ में ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, एंड ये सारी बातें आपने अपने मन में बसा लिया है, आपने अपने दिमाग में बसा लिया है, दिल में बसा लिया. और इसकी वजह से अब आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका असर आपकी बॉडी पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने अंदर ही अंदर अपने एक एक सेल को क्या एहसास कराया कि ये लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती है. तो ऑटोमेटिकली जो सेल का रीजनरेशन है वो ठीक नहीं हो पा रहा है. मतलब आप ये सोचो ना, जैसे बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हो जाता है, मतलब उससे बड़ी अभी तक खतरनाक बीमारी अभी तक आई नहीं है, बट अगर वो तक ठीक हो जाता है तो ये तो फिर भी एक स्किन का छोटा सा डिसीज़ है. तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन वही रहेगा जो बाकी लोगों के लिए रहता है. प्लीज़ फोकस ऑन योर एंड गोल. एंड व्हाट इज़ योर एंड गोल? योर एंड गोल इज़ दैट यू आर 100% एब्सोल्युटली गॉर्जियस. मतलब आपकी स्किन इतनी अमेजिंग है, आपकी पूरी पर्सनालिटी इतनी ऑसम है कि दुनिया आके आपके साथ जुड़ना चाह रही है, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है कि ओ माय गॉड, आपकी स्किन जैसी मेरी स्किन क्यों नहीं है. आई एम सो मच इन लव विद यू, आई एम सो मच इन लव विद योर गॉर्जियस ब्यूटिफुल स्किन. जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप दूसरों की निगाह से खुद को देख रहे हैं. और अभी तक भी यही हो रहा था ना, हम दूसरों की निगाह से एक बड़ी हीन भावना लेकर अपने आप को देख रहे थे दूसरों की निगाह से. इसी चीज़ को आपको पलट देना है. और जब आप इसको पलटेंगे तो क्या नज़र आएगा? जब आप इसको फ्लिप अराउंड कर देंगे तब ये नज़र आएगा कि अब आप बहुत ही बेहतर पोजीशन में हैं. आपने इस प्रॉब्लम से अपना फोकस हटा लिया है एंड हेंस यू आर गोइंग टू सी चेंजेस अराउंड देयर इन द 3D. फॉरगेट यू हैव एनीथिंग सो कॉल्ड डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर इन योर बॉडी. बिल्कुल भूल जाइए इस बात को. बस यही इमेजिन करिए कि आपको हर एक पर्सन आके ये बात बोल रहा है कि ओ माय गॉड, लाइक लिटरली
Oh my god, you have such a beautiful skin. I am jealous because you look so pretty. I mean, I am just so jealous. You look so amazing. And these kind of things you can listen from your lone ones, from your loved ones. And this is going to be your end scene. जहाँ तक रही बात है affirmation की, तो affirmation में आप ये बात बोल सकते हैं कि everything is always working out for me. And the second affirmation could be, why do I have such a gorgeous skin? Or third affirmation could be, isn't it wonderful that I have the most beautiful skin ever? These are the affirmations which you can use. Next question है शालू शक्ति का. हेलो मैम, मेरी सिस्टर की एक डॉटर है और हम सब चाहते थे कि एक सन आ जाए और फैमिली कंप्लीट हो जाए. मैंने सिस्टर के बिहाफ पर फाइनल रिजल्ट अज्यूम किया कि उसको बेटा हुआ है और अभी उसको एक डॉटर हुई है. अगेन अभी तो ये रिजल्ट 3D का है, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते. वी आर हैप्पी विद क्यूट डॉटर अगेन, बट ऐसे और भी अलग टाइप की सिचुएशन होती है, तब कैसे 3D को इग्नोर करें? स्वीट हार्ट, जैसा मैंने पहले बताया, 3D इज़ अ डीलेड प्रोजेक्शन ऑफ योर पास्ट थॉट्स. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ आप मिस आउट कर रहे हैं वो है द फैक्टर ऑफ हाउ एंड व्हेन. अगर आप इस चीज़ को लिमिट कर देंगे कि ये एक जो भी प्रेगनेंसी है उसमें उनको डॉटर की जगह एक सन होना चाहिए, जो भी है, आपने एक चीज़ को इमेजिन कर लिया, ये एक लिमिटेशन बांध दिया कि मतलब इसी में होना चाहिए. ये टॉपिक आपके मतलब का नहीं है. इसमें हाउ एंड व्हेन को हमेशा के लिए निकाल दीजिए. ऑलवेज थिंक दैट XYZ person is blessed with a son, instead of just focusing on कि उनका limitation क्या है या उनके बच्चे कितने हैं, etc etc. just focus on the end goal. और बहुत अच्छी बात है और आपको खुश भी होना चाहिए कि भाई डॉटर आई है, लक्ष्मी आई है घर में. इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? बट मैं आपकी बात समझ रही हूँ फ्रॉम द मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बट इस पूरे एपिसोड में यहाँ हाउ और व्हेन का फैक्टर आपको अटैच नहीं करना चाहिए, पहली बात. और मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देती हूँ. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, माय बड़ी बुआ जी, शी ऑलरेडी शी हैज़ अ कंप्लीट फैमिली. लेकिन जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ऑलरेडी उनके पास शी माय कज़न, माय बड़ी बुआ जीज़ बड़ी डॉटर, यानी एक उनकी बड़ी डॉटर है, वो थी उनके पास. उसके बाद एक और उनका एक छोटा सन था. एंड दैट्स इट. आई थॉट दिस इज़ अ कंप्लीट फैमिली. वी नेवर थॉट कि उसके बाद आगे कुछ होगा. बट जब वो सेकेंड जो उनका बेबी हुआ विच वॉज अ सन, शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी. शी ऑलवेज वॉन्टेड लाइक नंबर ऑफ डॉटर्स. एंड वो हमेशा से ये कहती थी कि है ना, मुझे बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए थी. और ठीक है, अभी बेटा हो गया तो कुछ नहीं कर सकते. मतलब बेटी होती तो बहुत मज़ा आता, बहुत ये होता, बहुत वो होता. एंड आफ्टर लाइक मैनी 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 ईयर्स, मतलब ये मैं 2-4 साल की बात नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 5 to 6 years के बाद शी वॉज ब्लेस्ड with a baby girl and now she is super duper happy. मतलब जब भी उनसे बात करो, वो बेचारा जो मेरा कज़न है, द सन, उसको लगता है कि मैं ऑड वन आउट हूँ, क्योंकि बाकी लोग जो वहाँ पर है उन सबको बहुत ही ज़्यादा शी इज़ वेरी हैप्पी विद बोथ द डॉटर्स एंड शी इज़ लाइक ऑलवेज प्रेजिंग देम एंड दिस एंड दैट. तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि आप इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि यहाँ पर आगे एंड हो गया है. यहाँ से हाउ एंड व्हेन का फैक्टर हमेशा के लिए निकाल दीजिए एंड जस्ट अज्यूम दैट शी ऑलरेडी हैज़ अ सन इन हर फैमिली एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि क्रिएशन का. हेलो दी, जब हम मान लेते हैं कि कि आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, सब कुछ हम ही से क्रिएट होता है, तो सामने वाला भी तो अपनी लाइफ खुद क्रिएट करता है जो भी वो लाइफ में चाहता है. अगर कोई रास्ते में कुछ भी स्टेप लेने से और साथ रहने से मना कर दे तो लॉ कैसे काम करेगा? जबकि एज अ गॉड वो भी तो अपनी लाइफ में कुछ और क्रिएट कर रहा है. वेल भूमि जी, अगर वो पर्सन आपकी 3D रियलिटी में है तो वो आपका क्रिएशन है, वो पर्सन आपसे अलग नहीं है. एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक ट्री होता है, ये शायद मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया होगा, मैं आपको फिर बता देती हूँ. एक जो ट्री होता है वो टॉप टू बॉटम, यानी जब उसको सीड से हम बड़ा करते हैं, एक ट्री के फॉर्म में बनाते हैं, और वापस से उसके अंदर जब फ्रूट्स लगते हैं और उसमें भी जब सीड्स लगते हैं, तो इतने बड़े ट्री का कोई भी हिस्सा, चाहे वो उसका ट्री का बाक हो, या फिर आप उसकी रूट्स ले लो, या आप उसका लीफ ले लो, या आप उसका फ्रूट ले लो, आप उसका फ्लावर ले लो, हर चीज़ देखने में अलग अलग है
है कि नहीं? सबका शेप अलग है, सबकी पर्सनालिटी अलग है, सब लोग अलग अलग हैं, देखने में सब कुछ अलग अलग है। लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के और जैसे भी उसका जब डीएनए चेक करोगे, तो अगर मैंगो का पेड़ लगाया है तो वो हर एक लीफ, हर एक फ्लावर, हर एक बाग, हर एक स्टेम, हर एक रूट चीख चीख के बोलेगी कि ये मैंगो का ही ट्री है। ठीक है, यही बात मैं आपको आपके केस में समझा रही हूँ। जिस जगह पे आप बैठे हैं वहाँ पर यू आर दी गॉड ऑफ योर रियलिटी, एंड एवरी पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ इज़ योर क्रिएशन। दैट पर्सन इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम यू। वो आप ही का एक एक्सटेंडेड ब्रांच है, आप ही का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो ब्रांच के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, अपने से अलग दिखाई दे रहा है। तो आप उसको ये सोच रहे हैं कि अच्छा भाई इसकी तो फ्री विल है, ये तो कुछ भी कर सकता है। नो 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 नो, if that person is there in your 3D reality, that person is your and your creation only. then आप खुद सोचो ना, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग जो आपके फ्रेंड की लाइफ में होंगे, वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका क्रिएशन नहीं है, वो आपके फ्रेंड का क्रिएशन है। तो प्लीज़ इस बात को ठीक से समझिए। बहुत थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि नेवल गोडार्ड की बुक्स हमने नहीं पढ़ी है। अगर आप पढ़ते तो इस चीज़ का रियल मीनिंग आपको समझ में आता कि एक्चुअली कॉन्शियसनेस क्या है और हम लोग को क्यों कहा गया है कि वी आर द गॉड ऑफ आवर रियलिटी। नेवल गोडार्ड ने इस बात को 4 डायमेंशनली कैसे समझाया है, कैसे ये कहा है कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, देयर इज़ नो अदर person other than you. In your reality, if you are acting as pure consciousness, you are creating each and everything, you are creating each and every person. तो the other person जिसको आप other person के फॉर्म में ले रहे हैं, उसका भी DNA आप ही से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर वो पर्सन आपके रियलिटी में है, वो आप ही का क्रिएशन है। देयर इज नथिंग एल्स दैट यू नीड टू बी वरीड अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रंजलि शर्मा का। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मैनिफेस्ट किया था 10-10 के तक के लिए, 10-10 तक ये काम हो जाएगा, श्योर थी एंड कोई डाउट भी नहीं था, पर मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों डाउट भी नहीं हो रखा था? आपने 10-10 का टाइम क्यों रखा प्रंजलि जी? आपको बताया ना, हाउ एंड व्हेन आपको माइंड में नहीं रखना है। जब भी आप व्हेन का एक फैक्टर अपनी इस मैनिफेस्टेशन इक्वेशन में ऐड कर देते हैं, आप लिमिटेड थिंकिंग के डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। और जब भी आप लिमिटिंग थिंकिंग के डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, वहाँ से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, क्योंकि वो प्लेस ऑफ क्रिएशन नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना है, हाउ यानी कैसे होगा, एंड व्हेन यानी कब होगा, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एंड गोल पर फोकस करिए एंड इट विल हैपन फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनम खान का। मैम, गवर्नमेंट जॉब के लिए बताइए। मैंने आपकी वीडियो देखी, बट मैम पढ़ाई अच्छे से करेंगे तभी तो मिलेगी ना। आप प्लीज़ बताइए। लॉजिक माइंड बोल रहा था तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वेल सनम जी, 2-3 बातें हैं। पहले तो आपने ये जो माइंड में बिठा रखा है कि हार्ड वर्क से ही आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो आपको मिलेगी, या आपने नहीं बिठाया, या आपके जो भी आसपास के लोग हैं, बीट योर फैमिली, बीट योर लव्ड वंस, इन लोगों ने बिठाया। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़्यादा ड्वेल करना है आपको अपने एंड गोल पर, जो कि आप इमेजिनेशन में होता हुआ पूरा देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हार्ड वर्क या पढ़ाई जब आप करते हैं तो सनम जी आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब को पाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो एक फाइनल डेस्टिनेशन है, वो एक ज़रिया नहीं है। ठीक है, उस ज़रिए से आपको जो एक नॉलेज मिल रही है वो आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो इस पर इसको देखिए। ओके, मैंने ये बात आज भी किसी को शायद मैसेज में लिखा था, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट योर परसेप्शन। अगर आज आपका परसेप्शन ये है कि जो मेरे सामने है सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से यही रियलिटी है, तो आप इसके बियॉन्ड कुछ देख ही नहीं सकते, आप इसके बियॉन्ड कभी सोच ही नहीं सकते। जो है जैसा है, आप 3D के ही एक लिमिटेड प्राणी बन के रह जाएंगे। देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। There is a difference between humans and all the other living creatures, including the plants. Okay, वो सबसे बड़ा biggest difference क्या है? The animals or the plants, they do not have the power to imagine.
There is a reason why Neville Goddard has said that your wonderful imagination is nothing but God. इसका एक कारण है, उसका जो कारण है वो ये है कि इमेजिनेशन अल्टीमेट रियलिटी है, क्योंकि इमेजिनेशन अनलिमिटेड इन नेचर है और ये पावर सिर्फ और सिर्फ आपको दी गई है. अब आप अगर अपने आप को वो जो बाकी के स्पीशीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं जिनके पास ये पावर नहीं है, अगर उनकी तरह आप सोचने लग जाओ तो फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि दे आर ऑल्सो फीलिंग एवरीथिंग लिमिटेड. उनके दिमाग में भी यही बात होती है कि जिस दुनिया में आए हैं उस दुनिया का एक रूल है, उस रूल के हिसाब से हमें चलना है, और अगर वो रूल के हिसाब से हम नहीं चलेंगे देन वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. अगर आप इस चीज़ से ऊपर नहीं उठेंगे तो कैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे? तो सबसे पहले अपने इस लिमिटिंग थिंकिंग पर काम करिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, उसको इतना बेहतर बनाइए कि आप अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल डिजर्विंग फील कर सकें कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए डिजर्व करती हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत ऊपर हूँ. ठीक है. अब बियॉन्ड दैट जब आप आते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत आप अपने लिए कर रहे हैं ना सनम जी. मतलब आपको सिर्फ अल्टीमेटली जॉब मिल जाएगी. जॉब करोगे कैसे अगर आपको ABCD कुछ पता ही नहीं है जॉब के बारे में? अगर मिलिट्री की ट्रेनिंग ना दी जाए किसी फौजी को या किसी मिलिट्री पर्सन को, वो जाके जंग कैसे लड़ेगा भाई? आप समझो बात को. देयर इज़ अ रीज़न उनको क्यों इतनी हार्डशिप के थ्रू निकाला जाता है और वो ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो बेहतर बन सकें, ताकि वो उस जॉब को अच्छे से कर सकें. तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हार्ड हैं. इस बात को इस तरह से सोचिए, ये परसेप्शन बनाइए कि ये जो मुझे करना है ये मुझे बेहतर बनाएगा डे बाय डे, एंड देन ओनली यूल बी एबल टू थिंक अबाउट योर एंड गोल फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड. और वही फीलिंग आपको 3D में जनरेट करके जो आपकी रियलिटी है वो लेकर आएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम जी का. मैम आई एम कन्फ्यूज्ड, इसमें आपने वन टाइम में ही डे ड्रीमिंग करके मैनिफेस्ट कर लिया बिना एक्सपेक्ट और अटैचमेंट से ही, बट इन अनदर वीडियो यू सेड परसिस्ट करो जब तक वो हार्ड एंड फैक्ट नहीं हो जाता. करते रहो मैम, इससे तो अटैचमेंट और एक्सेप्शन दोनों बड़ी है और ऑटोमेटिकली 3D में ही ध्यान जाता है. और जितना SP के बारे में नहीं सोचना चाहिए और दिमाग में आता है रहता है और सर्कमस्टांसेस में भी कोई मूवमेंट नहीं दिखता, फिर डाउट्स आते हैं. ओके नीलम जी, यहाँ पर आपने शायद ध्यान से वीडियो अगर सुनी होती तो ये बात मैंने अभी पिछली वीडियो में भी किसी को समझाया था. मैंने जब इस जो लास्ट वीडियो की जिसमें आप बात कर रहे हैं, ये जो इयररिंग्स मैंने मैनिफेस्ट किए थे, मैंने डे ड्रीमिंग किया था, उस समय मैंने उस चीज़ को मान लिया था कि ये मेरा अपना है. ठीक है. जब मैंने मान लिया तो मैं उसी स्टेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोच रही थी ना. मैंने ये बात कही भी है कि जब भी मैं उस चीज़ के बारे में सोचती थी मुझे लगता था हाँ ये मेरा अपना है, मतलब ये तो मुझे मिलना ही मिलना है. आई नेवर थॉट ये कब मिलेगा. मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बहुत जल्दी से मेरी लाइफ में आ जाएगा या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद मेरे को ये दिखाई देगा. ऐसा 3D में खुद ब खुद रास्ते बनेंगे और ऑर्गेनिकली ये मेरे पास आ जाएगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था. जब मैंने डे ड्रीमिंग किया था तो मुझे ये बात का एहसास हो चुका था कि ये ईयरिंग मेरे ऑलरेडी कानों में है. इस बात को मैं इंजॉय कर रही थी जब दुनिया मेरे को, मैंने बताया भी है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एवरीबॉडी मेरा कान छू के वो ऐसा टच कर रहे थे मेरा ईयरिंग, और मुझे उनका हाथ फील हो रहा था, मुझे उनके कॉम्प्लीमेंट सुनाई दे रहे थे. एंड आई वॉज कम्प्लीटली इन दैट स्टेट ऑफ माइंड वेयर आई हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज़ माइन. जब मैं उस चीज़ को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ तो मेरे मन में डाउट कहाँ है भाई? मैंने तो आपको ये बात बताई है कि मेरे मन में कोई डाउट था ही नहीं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी. हाँ, कब मिलेगी ये चीज़ मुझे नहीं पता था, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था. तो अगर आप डे ड्रीमिंग वन टाइम करें, देखिए आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर आपको ये ऑलरेडी पता है कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है, तो आप इमेजिन करने से पहले कतराएंगे नहीं. आप इमेजिन करने से पहले 10 बार सोचेंगे नहीं कि ये होगा भी या ये जस्ट एक वुडू काइंड ऑफ अ थिंग है कि दुनिया करती है तो हम भी कर रहे हैं. नहीं भाई, आपको ये चीज़ पता है कि ये एक सीरियस मेथड है आपकी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने का. और तब आप बिल्कुल खुले दिल से बिना किसी लिमिटेशन के आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि ये भी पॉसिबिलिटी मेरी लाइफ में हो सकती है और होगी ही होगी, बिकॉज आई एम डिजर्विंग इनफ टू गेट एनीथिंग दैट आई वॉन्ट.
तो यहाँ पर इसका मतलब ये था। अब दूसरी बात, जब मैंने ये कहा कि परसिस्ट करिए जब तक कि वो एक फैक्ट में हार्डन अप ना हो जाए, उसका एक रीज़न था। देखिए, परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप जो एंड रियलिटी को चाहते हैं उसी को मान कर बैठे हैं कि यही मेरी लाइफ में होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप लैक की लैक के स्टेट से आप चीज़ों को परसिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि मेरा अपना है। और उस चीज़ को चाहे आप एफर्मेशन के थ्रू, चाहे आप सैट्स के थ्रू, आप उसको रिमाइंड कराते रहते हैं अपने माइंड को कि भाई ये हो चुका है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आएगा अब 3D में। एक ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया हमने अमेज़ॉन पे, ये आएगा अब कैसे भी करके, कैसे भी आना होगा। वो डिलीवरी बॉय कहीं से भी आएगा दुनिया के किसी कोने से आएगा, लेकिन वो आपका सामान आपको दे के जाएगा, चाहे वो 10 दिन में आए, चाहे वो 3 दिन में आए, चाहे वो 10 घंटे में आए, डजेंट मैटर, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड परसिस्ट टिल इट हार्डन्स इनटू अ फैक्ट। अब इसके अलावा जब आप बात करते हैं कि 3D में ध्यान जाता है, सर्कमस्टांसेस में भी कोई मूवमेंट नहीं दिखती है, अगर आप सर्कमस्टांसेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं या 3D की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आपने एक्सेप्ट कहाँ किया है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। आप तो ये बात मान के बैठे हैं कि इमेजिन मैंने कर लिया है इमेजिन कर लिया है, अब मैं इसका प्रूफ ढूंढती हूँ 3D में, अब मैं इसका प्रूफ ढूंढती हूँ मेरे सर्कमस्टांसेस में। तो फिर तो आप लैक स्टेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज़ का डिफरेंस आप समझिए, और ये आपको जैसे जैसे आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर आ जाता है। आपको इसमें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यू फील दैट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू ऑलरेडी डिजर्व दैट। ऑल राइट। क्वेश्चन है बबीता शर्मा का, जिन्होंने ये कहा है कि मैम आई हैव अ क्वेश्चन, बट एसपी के केस में इतनी इजीली नहीं होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो जाता है, एंड 3D में ऑल्सो रिमाइंडर्स की एसपी चाहिए। ओके, दूसरा इन्होंने ये कहा है कि एसपी के केस में कैसे मैनिफेस्ट करके भूल जाएं कि एसपी तो 24/7 याद आता है। अगर भूल जाते हैं तो इट मीन्स वी आर मूविंग ऑन एंड फाइंडिंग समवन एल्स। नो बबीता, नॉट एट ऑल, यू आर नॉट clear with the entire concept। देखिए, जब आप ये कह रहे हैं, आपने तो बड़े आसानी से कह दिया कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो जाता है। अभी आप उठा के पूरा कमेंट सेक्शन देखिए, वहाँ इतने सारे लोगों ने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स लिखी हैं। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, अगर आप ये जानते हैं और ये मानते हैं दैट यू आर डिजर्विंग इनफ टू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट, बी इट एनीथिंग, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात हो, चाहे फिर वो प्यार की बात हो, चाहे वो किसी रिस्पेक्ट की बात हो, चाहे वो एक अच्छे ओहदे की बात हो, चाहे वो सक्सेस की बात हो, कोई भी चीज़ जब आप ये मानते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं, आप तभी तो उस चीज़ की उस चीज़ की लाइन में घुसेंगे जहाँ पर ये चीज़ मिल रही है। अगर आप मानते ही नहीं है तो उस लाइन में कहाँ हैं आप हैं ही नहीं। ठीक है, अब आपके केस में जब आपने ये कहा कि भाई एसपी के केस में बड़ा मुश्किल होता है, तो पहले तो एसपी के डिज़ायर के अराउंड जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ है, वो ये हो सकता है कि आपके एसपी आपसे ज़्यादा, आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, उनको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, या आपको ये लगता है कि नहीं भाई दैट पर्सन इज़ वेरी हार्ड बॉल टू कैच और समथिंग लाइक दैट। जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ हैं, उन लिमिटिंग बिलीफ को हटाने का काम आपका है। पहले अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप ये मान सकें अपनी इमेजिनेशन में कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है। अगर आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे उसका एंड गोल, क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि ये डिजर्विंग इनफ है, तो आप कैसे उस चीज़ को 3D में मैनिफेस्ट कर पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, जहाँ आती है एसपी को भूल जाना, अरे भाई एसपी को भूलना नहीं है, एसपी को सिर्फ ये मान लेना है कि मुझे इसकी तरफ दिमाग लगा के टेंशन नहीं लेना है। जैसे एक मूवी होती है, मूवी का एंड सीन आपको पता है कि हीरो जो है वो हीरोइन को ही मिलता है, या हीरोइन जो है वो हीरो को ही मिलती है। बीच में पूरी मूवी में क्या चल रहा है आपको उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपने एंड को ऑलरेडी सुन लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई इसके अंदर यही होने वाला है। दैट्स व्हाट इट मीन्स व्हेन यू ऑलरेडी एक्सेप्ट दिस हार्डकोर रियलिटी दैट वट एवर आई इमेजिन्ड, एंड इन दैट इमेजिनेशन योर एसपी इज ऑलरेडी योर्स, आपके एसपी आपके ऑलरेडी हैं, और ये बात आप मान चुके हैं। इसको बार बार रिपीट करके आपने अपने जहन में बिठा लिया, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लिया, इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड को संदेशा भेज दिया है कि भाई यही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। जब ये बात आपने कर दी है तो अब आप सबकॉन्शियस माइंड को उसका काम करने दें। मूव ऑन कहाँ कर रहे हैं आप? जब अच्छा ठीक है, आप जब घर से निकलते हैं, आपके भी सिबलिंग्स होंगे, आपके घर में पेरेंट्स होंगे, जब आप घर से निकलते हैं तो
क्या आप घर से निकलते के साथ ही पेरेंट्स को भूल जाते हैं या अपने सिबलिंग्स को भूल जाते हैं? नहीं भूल जाते ना आपको, या मूव ऑन कर जाते हैं, दूसरे पेरेंट्स की तरफ चले जाते हैं, दूसरे सिबलिंग्स की तरफ चले जाते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है कि ये आपके अपने हैं, आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। This is exactly what you should be doing when you are manifesting SP right now in your case. Next question is पूजा निकम का, जिन्होंने ये कहा है कि आई हैव अ क्वेश्चन, इफ़ यू आर सराउंडेड विद नेगेटिव पीपल मीन्स व्हेन वी टॉक टू देम वी फील लो एनर्जी। उनके साथ बात करो तो हमारी जो एनर्जी है वो भी डाउन हो जाती है। कितना भी कोशिश करो ऐसे लोगों से कैसे डील करें 3D में, और वो अपने ही लोग हैं तो उनको हम अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है पूजा जी, जब भी आप उनके साथ बैठे वो जो कह रहे हैं उस बात पर ना ध्यान देके अपने मन में अफर्म करिए, अपने मन में जो वो कह रहे हैं उसका ऑपोजिट बोलिए। अगर वो ये कह रहे हैं पूजा तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, इमीडिएटली मन में सोचिए पूजा तुम्हारे बस की सब कुछ है, तुम लाइफ में सब कुछ कर सकती हो। जब आप ऐसा फ्लिप करते रहेंगे उसके जो भी पर्सन है उनके थॉट्स को, और बार बार अपने मन में वो एक नई रियलिटी को आप जन्म देते रहेंगे, उनकी बातें आपको कभी फ़र्क नहीं डालेंगी। और हमेशा ये ध्यान रखिए, किसी से भी जब आप मिल रहे हैं आपका सेंटर पॉइंट आप होने चाहिए, सामने वाला पर्सन नहीं होना चाहिए। इस बात को समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट, जब जितना ज़्यादा आप खुद में इन्वॉल्व रहेंगे ना, जितना ज़्यादा आप अपने आप पर फोकस्ड रहेंगे अफर्म करने के लिए, अपने माइंड के थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उतना ही ज़्यादा सामने वाले या 3D में जो कुछ भी आ रहा है ना, नॉट ओनली दिस पर्सन, 3D में जो कुछ भी आ रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राई करके देखिएगा, हर बार ये काम करता है और आपको मज़ा भी बहुत आएगा, और इससे आपका स्टेट ऑफ माइंड कभी भी डिस्टर्ब्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम का, जिन्होंने कहा है मैम जब से मैं मैनिफेस्टिंग लॉ के बारे में सीखा है तब से पॉजिटिव रहती हूँ, जो सोचती हूँ और सब मैनिफेस्ट हो जाता है, बट आजकल में मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। मैं किसी की सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ तो बहुत रोना आता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल नीलम जी, मैं आपको बता सकती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई एक पर्टिकुलर डिज़ायर है जिसके बारे में जब आप सुनते हो, या जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो अभी तक अभी आपकी लाइफ में आई नहीं है, आपका डेस्परेशन उस पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए बहुत ज़्यादा है, एंड क्योंकि उस पर्टिकुलर डिज़ायर से रिलेटेड आपको अभी तक कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, अभी तक कोई सक्सेस मिली नहीं है छोटी मोटी, तो इसलिए जब भी आप किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो आपको रोना आता है, सैड लगता है कि भाई इन सब का तो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन आप बेटर पिक्चर जो है वो नहीं देख रहे हैं कि आपने खुद लिखा है कि जो भी आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अपने अटैचमेंट ऑफ द डिज़ायर पर काम करिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अपनी डिज़ायर से ऊपर रखिए, अपनी डिज़ायर को अपने आप से ऊपर मत रखिए, क्योंकि जितनी बार आप अपनी डिज़ायर को अपने आप से ऊपर रखेंगे देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब आप डिज़ायर से इतना ज़्यादा अटैच हैं कि अब आप चाहते भी नहीं हैं कि वो डिज़ायर आपसे थोड़ी देर के लिए भी दूर हो। एट द सेम टाइम आप हमेशा लैक फील करते हैं, आप हमेशा ये एक अभाव फील करते हैं कि भाई वो डिज़ायर अभी तक क्यों नहीं आई। तो इस चीज़ पर काम करिए, अपने आप को ऊपर रखिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए और अपने सेल्फ लव पर इतना ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपकी वो डिज़ायर आपको लगे अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो मतलब मैं जब चाहूँ एकदम आँख बंद करके इमेजिन करके मेरे सामने आ जाएगी, बिकॉज आई एम सुपीरियर देन दिस डिज़ायर, बिकॉज आई एम डिजर्विंग इनफ एंड आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी निशु का। दी रिक्वेस्ट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मुझे एसपी के साथ रहना है ज़िंदगी भर, और अपने घर वालों को बताने के लिए रेडी कि वो मेरे साथ ही शादी करेगा, वो कभी भी मुझसे शादी कर सकता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली से मेरी तरह से सही है, मेरी फैमिली को बताना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जो सब कुछ हो जाए बिना बोले। तो आप इमेजिन करिए निशु जी, सिंपल सा आंसर ये, आप इमेजिन करिए जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, आप एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर अपने एसपी के साथ शादी कर रहे हैं, एंड ऑल योर फैमिली मेम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ओकेजन, एंड एवरीवन इज जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग बोथ ऑफ यू एंड यू बोथ आर वेरी हैप्पी। आप ये सारी चीज़ें
इमेजिन करिए अपने एंड गोल को। इसका तो सिंपल सा आंसर है। इसको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। इसमें 5 सेंसेस का आप यूसेज यानी इस्तेमाल करिए और सैट्स को परफॉर्म करिए डिसिप्लिन तरीके से, एंड विद इन नो टाइम यू आर गोइंग टू सी दैट यस एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू एफर्टलेसली। बिना बोले आपके सब काम होते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन है सोना जी का, जिन्होंने ये लिखा है जब हम कोई चीज़ की डिज़ायर रखते हैं, जैसे कि मुझे मंथ में 10 लाख रुपए पर मंथ की जॉब चाहिए, एंड आई स्टार्टेड इमेजिनिंग विद यूजिंग 5 सेंसेस की येस आई एम अर्निंग 10 लाख पर मंथ। उसके बाद जब इमेजिनेशन से बाहर आते हैं तो इनर कॉन्वर्सेशन भी ऐसी होनी चाहिए ना कि येस आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम फाइनली अर्निंग 10 लाख रुपीज़ पर मंथ एंड आई एम यूजिंग दैट मनी फॉर मैनी थिंग्स टू हैव many things I have to assume this reality as my new reality, not it's going to happen in 3D because it's already happened where in my imagination as I already experienced it। तो ये अगर कहेंगे कि अब ये 10 लाख पर मंथ जॉब मुझे मिलेगी, दैट मीन्स हमें नहीं मिली है जॉब, इसलिए तो वी आर सेइंग आई एम गोइंग टू गेट द जॉब। हमें तो ये सिग्नल देना होगा माइंड को जो हमने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है इमेजिनेशन में कि यही सच है, यही सच में मुझे जॉब मिल चुकी है कि मिलेगी। एम आई राइट डियर? ओके सोना जी, ऑफकोर्स जो आप इमेजिन कर चुके हैं तो इसका मतलब आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, और क्रिएशन का एक्सपीरियंस आप अपने मन से वही बोलेंगे जो आपने किया है, यानी ऑलरेडी पास्ट में इमेजिनेशन में आप ये चीज़ देख चुके हो। अभी वो आएगी, आपने ये नहीं देखना है, अभी वो माइंड में ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हो। हेंस आप हर बार ये बोलेंगे इज़न्ट इट ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग, ये ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस है, आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, और यू आर गोइंग टू से थिंग्स लाइक आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो इस तरह से आप उस चीज़ को बताएंगे और कहेंगे कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, इट इज़ जस्ट सो अमेजिंग फॉर मी एंड आई एम हैप्पीली लिविंग इन दिस मोमेंट। तो ये बिल्कुल इसी तरह से करना है, जो आपने इमेजिन किया है उसको प्रेजेंट में अपनी रियलिटी कबूल करते हुए, मानते हुए ये बात को आपको दोहराना है कि आई एम डूइंग दिस थिंग, इट्स अ वेरी एफर्टलेस प्रोसेस फॉर मी। जैसे आप डेली बोलते हैं कि भाई आई एम ईटिंग माई फूड, या फिर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू माई वर्क, राइट? तो ये क्या है, ये आपका डेली का दिनचर्या का रूटीन है। ऐसे ही आप इसको दिनचर्या वाले रूटीन में बोल रहे हैं कि आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम अर्निंग दिस मच ऑफ मनी एफर्टलेसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करमजीत का। डियर, आप बोलते हो कि इमेजिनेशन को एक्सेप्ट कीजिए, बट हाउ टू एक्सेप्ट, कैसे करें, स्पेशली व्हेन वी आर मैनिफेस्टिंग मनी। करमजीत जी, आप लगता है न्यू है मेरे चैनल पर। मैंने ये बात को बहुत बार समझाया है कि जब भी आप इमेजिनेशन के एक्सेप्टेंस की बात करें तो आपको बार बार इमेजिनेशन में ड्वेल करना है, बार बार उस सीन को जो आपका एंड गोल है उसको एक्सपीरियंस करना है, और इतनी बार करना है कि एक पॉइंट के बाद आप खुद बोर होने लग जाएं उस सीन से। आप इतनी बार उस एक्साइटमेंट को फील कर चुके हैं कि अब आपको नहीं लगता है कि वो करना चाहिए। जैसे एक ही एक्साइटिंग मूवी, कितनी अच्छी एक्साइटिंग मूवी हो, अगर आप उसको बार बार देखेंगे, एक पॉइंट के बाद आप बोर हो जाएंगे और अब आप उसको नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि आपको हर एक सीन मूवी का याद है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। इमेजिनेशन में जितना ज़्यादा ड्वेल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करते चले जाएंगे कि ये मेरी रियलिटी है। और इतनी बार करने से, रेपिटेशन इज़ द की, इतनी बार करने से उसका एक एक सीन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़े ही बेहतरीन तरीके से बैठ जाएगा। और अब आपका काम एज अ क्रिएटर का ख़त्म हो गया है। जब आप ये चीज़ माइंड में बिठा चुके हैं और जब आपको बोर्डम लगने लग जाए, देन इट इज़ अ टाइम विच इज़, जिसको हम कहते भी हैं कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे अब आप पहुंच चुके हैं। इस पॉइंट के बाद अब इस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। लेट गो का मतलब अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, चाहे वो मनी मैनिफेस्ट करें, चाहे एसपी मैनिफेस्ट करें, चाहे जॉब मैनिफेस्ट करें, किसी भी हालत में अब आप टेंशन फ्री हो जाइए कि ये चीज़ ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। दिन में जब भी आपको इस चीज़ की कोई भी 3D से रिलेटेड कोई बात सताए, तो आप इस चीज़ को बार बार अफर्म कर सकते हैं कि जो भी आपका XYZ अमाउंट है, इज़न्ट इट वंडरफुल दैट आई हैव XYZ अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट, या जो भी आपकी अर्निंग आप करना चाहते हैं पर मंथ में, इज़न्ट इट वंडरफुल दैट आई एम अर्निंग दिस मच ऑफ अमाउंट पर मंथ। दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग टू ट्रेन योर माइंड कि रियलिटी जो आप देख रहे हैं वो नहीं है, रियलिटी वो है जो आपने इमेजिन किया है। तो इस तरह से आप
अपनी इमेजिनेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और पुरानी वीडियोस प्लीज़ अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, आपके ये सारे डाउट्स एब्सोल्यूट बेसिस पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बॉयज़ टॉयज़ का। मैं पूरे दिन अफर्मेशन करता हूँ, लाइक इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब मैं डे ड्रीमिंग करता हूँ, बट मुझे फीलिंग नहीं आती, तो क्या करूँ? बिग बॉयज़ टॉयज़ जी 3D से अपना अटेंशन हटाइए, फीलिंग खुद ब खुद आने लग जाएगी। जितना ज़्यादा इमेजिनेशन में ड्वेल करेंगे, अगर इमेजिन नहीं भी कर पा रहे हैं तो एफर्मेशन को आंख बंद करके बोलिए। बोलने के एहसास से, यानी जो आप कह रहे हैं उसको दिल से बोलने के एहसास से आपको पता चलेगा कि ये आप स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट से बोल रहे हैं या सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। दोनों सिनारियों में आपको 3D से पहले डिटैच होना, और 3D से डिटैच होने के लिए आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने एंड गोल को थोड़ा सा इमेजिन करके और फिर अफर्म कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू इवोक दैट फीलिंग। वो अपने आप आपकी जो सेंसिबिलिटी है उसको जगाएगा और उस चीज़ को वहाँ तक लेकर जाएगा कि आपको वो एंड गोल जो है वो आपको महसूस हो। दैट इज़ वाई इमेजिनेशन, बार बार नेवल गोडार्ड ने कहा है कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। वहाँ पर आप चीज़ों को होता हुआ देखते हैं। तो पहले एक बार बोलने की बात है कि अगर बोला तो शायद हमें एहसास नहीं होता है कि ये रियलिटी है, लेकिन इमेजिनेशन पे 100% उस चीज़ का एहसास होता है। आप इस चीज़ को चाहें अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको स्क्रिप्ट डाउन करिए कि कैसा होगा जब वो सीन आपके सामने हो रहा होगा जहाँ पर आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल रहा है, और इस दौरान आपकी फीलिंग क्या होगी। दुनिया की सबसे बड़ी चाहत जो है आपकी, जो आप चाहते हैं इस ज़िंदगी में, उस डिज़ायर को जब आप एक्चुअली खुले हाथों से जब पाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, ये मुझे आपसे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरनल मैटर है। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो दिल से कोई चीज़ बहुत दिनों से चाहता है, अगर उसकी वो डिज़ायर पूरी हो जाए तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। उसको समझ नहीं आएगा मैं इतनी सारी खुशी का करूं क्या। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, दैट पर्सन विल शाउट एंड स्क्रीम एंड आई डोंट नो, स्टार्ट जंपिंग अप एंड डाउन आउट ऑफ हैप्पीनेस। इतनी सारी खुशी उस पर्सन को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने उस एंड गोल को महसूस नहीं किया है, वहाँ तक आप पहुँचे नहीं हैं, इसीलिए आपके अंदर ये जो फीलिंग की भावना नहीं आ रही है वो इसीलिए नहीं आ रही है। इस पर इस तरह से काम करिए जैसा मैंने बताया है, आपको 100% फीलिंग भी आएगी। और आपका एफर्मेशन जो आप दिन रात करते रहते हैं ना, एफर्मेशन इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके 5 से 10 मिनट का रिमाइंडर अपने लॉजिकल माइंड को काफ़ी रहेगा ये बताने के लिए कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है, वो आप क्रिएट कर चुके हैं, एंड यू हैव सीन द एंड गोल इन योर इमेजिनेशन एंड यू ऑलरेडी नो दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह साहब का, जिन्होंने कहा है दी मैं 3D से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ, कोशिश करने पे 2-4 दिन ठीक तो रहता हूँ, लेकिन फिर 3D में फोकस ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई टेक्निक बताइए जिससे मेरा फोकस 3D से हट जाए प्लीज़। अपने माइंड को काम करिए सिंह जी, ठीक है। माइंड को काम करने के लिए मेडिटेशन करिए। दूसरी बात ये, जो आप कह रहे हैं ना कि 2-4 दिन तक ठीक रहता हूँ, दैट इज़ इनफ। 2-4 दिन तक अगर आप ठीक रहते हैं और बाद में फिर फोकस आपका 3D की तरफ चला जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग कोई रोबोट्स नहीं हैं कि हमें एक चीज़ के लिए प्रोग्राम कर दिया गया तो हम पूरी ज़िंदगी उसी प्रोग्राम पे चलते रहेंगे। नो, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, एंड कोई भी चीज़ से अगर आप ट्रिगर्ड होते हैं, इट्स टोटली फाइन एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ड्वेलिंग इन दैट सीन। तो अगर आपको 3D में कोई चीज़ ट्रिगर भी कर जाती है, दैट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। अगर थोड़ी देर के लिए उसका बुरा भी लगता है, ओके, इट्स टोटली ओके। नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, जैसे आपने देख लिया है कि अब आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है 3D को लेकर, अब आपको अपने माइंड को वापस उस जगह, उस स्टेट में लेकर जाना है जहाँ पर ये 3D आपको मैटर नहीं करती है। तो क्या करेंगे आप? आंखें बंद करके उस एंड गोल को बार बार इमेजिन करिए कि रियलिटी ये नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, ये एक स्टिमुलेशन है। रियलिटी वो है जो मेरा पॉइंट ऑफ क्रिएशन है, और वो क्या है? वो है मेरी वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन, जहाँ पर जब जब मैं सोचता हूँ, जैसा जैसा मैं सोचता हूँ, वैसा वैसा 3D में होता ही होता है। वाई? बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। ये 2 बातों का जब आप ध्यान रखेंगे, 3D की तरफ कभी भी फोकस नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये आप जब अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे, इस बात को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 3D आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मन की बाजी का। मेरा बेटा पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, फिर कुछ फाइनेंशियल कंडीशन और कुछ सिटी से डिस्टेंस की वजह से मैं नहीं सिखा पाई उसे। फिर उसने यूट्यूब पर गेमिंग चैनल बनाया, बट उसमें भी सक्सेस नहीं मिली 2 साल में। मैंने उसके लिए स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन 333 सब किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। अब वो दोबारा से बोल रहा है कि क्रिकेटर बनना चाहता है। मुझे डाउट है कि कहीं फिर से सक्सेस नहीं मिली तो, और क्या ये करियर उसके लिए ठीक है, कैसे क्लियर करें और कैसे उसकी सक्सेस मैनिफेस्ट करूं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये करियर उसके लिए ठीक है, इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। इस बात का जवाब वो आपका जो बेटा है वो आपको खुद बताएगा कि जब वो अपनी आंखें बंद करके इस करियर के बारे में सोचता है तो क्या उसको फुलफिलमेंट का एहसास होता है। अगर होता है तो 100% ये करियर उसके लिए है। दूसरी बात, एज अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई आपको उसकी सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस के मायने क्या हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आपके लिए सक्सेस सिर्फ ये है कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारा नेम फेम होना चाहिए, तो वो तो आप आज से इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बेटा जो भी आपके बेटे का नाम है वो ऑलरेडी ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल पर्सन, और हर कोई पर्सन उसको इस बारे में आके बोल रहा है। अगर अब आप यहाँ पर ये इमेजिन करते हैं कि जैसे आपके बेटे ने क्लियर कर दिया कि नहीं वो क्रिकेटर ही बनना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ना क्लैरिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है, टेक्निक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निक से कभी भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। टेक्निक आपको उस स्टेट पर लेकर जाती हैं जहाँ से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट होता देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है आपके माइंड में कि आपको चाहिए क्या। इज़ इट द करियर दैट यू आर चूजिंग, इज़ इट द सक्सेस दैट यू आर मैनिफेस्टिंग, व्हाट इज़ इट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। अगर ये सिर्फ और सिर्फ करियर की बात है, और अगर आपका बेटा खुद ये डिफाइन कर देता है कि नहीं मुझे मतलब क्रिकेटर ही बनना है लाइफ में नो मैटर व्हाट, देन यू नीड टू इमेजिन दैट ही इज़ अ ब्रिलियंट क्रिकेटर एंड ही हैज़ सिक्योर्ड अ प्लेस इन इंडियन नेशनल टीम एंड एवरीवन इज चैंटिंग हिज नेम। जैसे हर कोई पर्सन सचिन सचिन का नारा लगाता था जब वो फील्ड में उतरते थे, ऐसे ही आपके बेटे का नेम जो है वो हर जगह सुनाई दे रहा है, एंड ही इज़ बिकमिंग वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स पैन इंडिया और मे बी इन द वर्ल्ड, वट एवर यू आर मोर कंफर्टेबल विद। ठीक है, तो इस चीज़ को इमेजिन आप तभी कर सकते हैं जब आपके मन में क्लैरिटी हो, और उसके लिए आपको कोई भी इधर उधर की टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन करिए एज अ मदर आपको कैसा फील होगा जब आपके बेटे को जो चाहिए वो उसे मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली आप कितनी खुश हो जाएंगी। उसी खुशी को माइंड में जितना स्टेट को, खुशी वाले स्टेट को होल्ड कर सकते हैं आप होल्ड करिए, एंड तब तक करिए इस प्रोसेस को रिपीट जब तक कि आप पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं पहुंच जाते। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे पहुंचने के बाद आप इसको लेट गो कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए कि ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जब आप इस तरह से करते हैं, ये होता है मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस। इसमें आप टेक्निक कोई भी लगा सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मैं अपनी तरफ से ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक्स इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने जो आपका इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्लियर हो जाएंगे कि आपको लाइफ में गोल क्या चाहिए, उसके बाद चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुल चतुर्वेदी का। मैं बहुत टाइम से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ पर कुछ भी 3D में नहीं हो रहा, क्या करूँ। तो पारुल जी, सबसे पहले तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि सेल्फ कॉन्सेप्ट में आप अपने आप को किस लेवल पे रखते हैं। अगर 10 में से अपने आप को मार्किंग देना हो तो आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को यानी खुद को कितने मार्क्स देते हैं कि मैं जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ उसमें मैं डिज़र्व करती हूँ या नहीं करती हूँ, वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलनी नहीं चाहिए तो क्यों मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप अपनी इमेजिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो 3D में हमेशा प्रूफ के लिए ढूंढते रहेंगे, तलाशते रहेंगे। आप हमेशा उसका वैलिडेशन 3D से मांगेंगे कि देखो जो मैंने इमेजिन किया था वो आप दे रहे हो मुझे या नहीं दे रहे हो, तभी मैं उस बात को सत्य मानूंगी। एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। आपको इस बात को मान के बैठना है कि जो मैंने इमेजिन किया है रियलिटी वही है। 3D का काम है उस चीज़ को कंफर्म करना, मेरा काम नहीं है 3D से वैलिडेशन मांगना। ठीक है, तो अगर मेरे माइंड में ऑलरेडी है कि मुझे ना 10 लाख रुपए महीने की जॉब चाहिए, तो ये मेरे माइंड में कर लिया क्रिएट, मेरे माइंड में ऑलरेडी ये डिज़ायर मैंने इसको कर लिया क्लेम कि ये मेरी है। अब 3D का काम है उस चीज़ को प्रूव करना कि जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है वो एक्चुअल में रियलिटी बनता है। ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, मैं क्रिएटर हूँ रियलिटी की।
ठीक है, जो मैं विक्टिम नहीं हूँ रियलिटी की। रियलिटी यानी 3D जो है वो आके मुझे नहीं बताएगी कि मैं किस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, किस चीज़ को नहीं। ये मेरा काम है 3D को बताने का कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, और जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये काम आपका है। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे और अपनी चीज़ों को इमेजिन करेंगे, 100% 3D में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ें आएंगी। आप लोग ये कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ें तो मैनिफेस्ट करते नहीं, हम डायरेक्ट बड़ी सी चीज़ पे पहुंच जाते हैं, और फिर हम इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं कि उस चीज़ का रिजल्ट हमें मिल जाए कि बस लगता है कि अगर नहीं मिला तो फिर वी कंसिडर आवर सेल्फ एज फेलियर्स, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन एंजल अलीशा का। हेलो सिस, माय बॉयफ्रेंड इज़ अ वुमेनाइजर, शुड आई मैनिफेस्ट हिम, प्लीज़ गाइड मी। Sweetheart, if your boyfriend is a womanizer, it is first of all your creation. So first of all, tell me, do you have any limiting beliefs around कि my boyfriend is way too good for me and he can get anybody that he wants, और उसकी लाइफ में तो कोई भी आ सकता है, he is such a high-fi guy or he is such a good looking guy or this and that। जब आप इस तरह की सोच रखते हैं, आपने अपने लाइफ में इन चीज़ों को क्रिएट कर लिया, और अब इन चीज़ों का प्रूफ आपकी लाइफ में 3D के फॉर्म में आता रहेगा। तो हर वो पर्सन, चाहे वो थर्ड पार्टी के फॉर्म में हो, चाहे वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ के फॉर्म में हो, वो आपका क्रिएशन है, आपके डाउट का क्रिएशन है, आपके पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्रिएशन है, आपके लैक ऑफ सेल्फ लव का क्रिएशन है। इस पर जब तक काम नहीं करेंगे, बॉयफ्रेंड या कोई भी anybody else who is coming into your 3D reality and giving you some kind of gesture that he or she is in love with you, that person is not going to be loyal to you। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। Everything starts from you only। अगर आप अंदर से ब्रोकन हैं तो रिलेशनशिप भी ब्रोकन ही मिलेगा आपको। रिलेशनशिप्स में जो लोग आएंगे वो भी आपको हर्ट ही करने के लिए आएंगे, क्योंकि आप अंदर से खुद से इतना प्यार नहीं करते हैं, आप अंदर से खुद को इतना काबिल नहीं समझते हैं कि दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ आपको मिल सके। इस चीज़ पर काम करिए। 3D में अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएंगी, एंड यू विल बी अमेज्ड हाउ विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट यू आर सीइंग द biggest and greatest and positive changes in your 3D. So trust me, just work on your limiting beliefs, just work on your self concept and your self love. Things are going to get changed in the 3D. Now whether you should be manifesting him or not, that's completely your call. As I've told you कि जो भी person आपकी लाइफ में आते हैं वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, आप ही का प्रोजेक्शन है, आप ही का क्रिएशन है। तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद को ठीक कर लेंगे तो हो सकता है ये पर्सन आपके लिए ठीक ना हो, ऐसा आपको लगता है। आने वाले दिनों में जो भी एक नया पर्सन आप खुद के लिए मैनिफेस्ट करेंगे वो 100% पॉजिटिव पर्सन होगा, या फिर अगर आप इसी पर्सन को अपनी लाइफ में लॉन्ग रन में रखना चाहते हैं देन ऑब्वियसली दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट चेंज। बट उसके लिए सोर्स ऑफ क्रिएशन जो आप हैं उसको चेंज करिए, अपनी इंटरनल रियलिटी को चेंज करिए, अपने आप को चेंज करिए, अपने आप की सोच को चेंज करिए, and within no time you are going to see drastic changes in the 3D। Alright, so yes, ये थी आज की वीडियो। जैसा मैंने पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा, my sincere apologies for many days of absence, but trust me, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं कभी ये नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए और एक सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जहाँ पर मुझे चूज़ करना पड़े कि भाई मुझे यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। बट ट्रस्ट मी, जैसा भी है जो भी है, आई एम प्रीटी मच श्योर यू ऑल आर वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, और जो मैंने बताया आपको आप उस बात को भी समझेंगे और ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो को भी मैं अपलोड करूं। मेरी पूरी कोशिश है मैं कल आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आऊं, और कल हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और अगर आज की वीडियो और आज के आंसर्स और आज के सल्यूशंस आपको पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक करिए और मुझे बताइए आज
कमेंट करके कि आपको क्या सीखने को मिला और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग। वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ नया नया डालती रहती हूँ नेविल गोडार्ड की टीचिंग से इंस्पायर्ड, जो कि आपको मोटिवेट करेगा और हमेशा हमेशा आपको एक ट्रैक पर रखेगा डिसिप्लिन तरीके से। सो प्लीज़ डू फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। और अब हम मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।